मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज के क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम BANC 132 के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछला एक क्लास BANC जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की। हमने बात की कि किस तरीके से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इसको एक ही समानता के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी असल में है क्या, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं और इसके बहुत सारे सब फील्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने कल देखा कि एंथ्रोपोलॉजी को हमने पहले एक साइंस के हिसाब से जानने की कोशिश की। हमने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन जानने की कोशिश की। हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो इंसान को पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में पढ़ रहा है। और जब हम टाइम और स्पेस की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। टाइम ये तो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो हम पास्ट के इंसानों के बारे में भी पढ़ते हैं, हम प्रेजेंट के इंसानों के बारे में पढ़ सकते हैं और कुछ कुछ चीजें हम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बता सकते हैं। इसी तरीके से स्पेस की बात हुई। स्पेस यहाँ पे असल में जगह का हमें इत्तला देती है। जगह मीन्स आप जमीन के नीचे हो तो वहां पे भी पढ़ सकते हो, पानी के अंदर हो तो वहां पे भी पढ़ सकते हो, आप खला में हो तो वहां पे भी पढ़ सकते हो। असल में इस ओवरऑल डेफिनेशन का मकसद ही हमें समझ आ रहा है कि इंसान एंथ्रोपोलॉजी में इस हिसाब से पढ़ा जा सकता है कि कहीं पे भी वो अगर हो, कहीं पे भी अगर इस इंसान की चीजें पाई जा रही है, वहां पे हम इस इंसान को पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछले कुछ क्लासेस में डेफिनेशन बताई थी, वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां कहीं पे भी आपको इंसान या इंसानों से वाबस्ता कोई भी चीज दिख रही है, वो हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम सब फील्ड्स को और थोड़ा बहुत डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो मैंने कल भी थोड़ी बहुत वजाहत करने की कोशिश की कि किस हिसाब से हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो वो एक नजरिया था वो डिफरेंट था। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी असल में वजूद इस हिसाब से आई कि यार जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जो हम नेकेड आई से इंसान के फिजिकल कैरेक्टर्स को देख, जो हम नेकेड आई से इंसान की विजिबल चीजें देख पा रहे हैं, जैसे हम इसके फैट को देख पा रहे हैं, जैसे हम इसके रंग को देख पा रहे हैं, कद्दोकाट को देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें असल में किस में आती हैं? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1950s के बाद जब हमने देखा कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत बड़ा डोमेन बनता गया और हमारे पास एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती गई, जेनेटिक्स की, सेल्स की, और ज्यादा हमारे पास एक व्हाट वी कॉल एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पेश आ गई। तो वहां पे हमने इंसान को पढ़ना स्टार्ट किया उसकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ। तो हमारे पास सेलुलर्स आ गए, हमारे पास जेनेटिक्स आ गई, डीएनए आ गए, हमारे पास जीन्स आ गए। तो ये सारी चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आई, तो इस एंथ्रोपोलॉजी को भी आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखा गया। तो सिंपल सी बात यह है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में असल में हम जो नेकेड आई से दूर से ही हम चीजों को कोशिश कर रहे थे देखने की, लेकिन इन रेस्पॉन्स टू दैट बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम वो चीजें देखते हैं जो इसके अंदरून में हो, जैसे हमारे सेल्स है, डीएनए है, जीन्स है, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो वो हमें वहां से जोड़ देती है। तो ये बने हमारे पास दो अलग अलग डोमेन्स। लेकिन कहीं कहीं पे आज भी इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसीलिए हम दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दोनों का इस्तेमाल हम एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे हैं। हाँ, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज भी इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लेके ही चले जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे यूरोपियंस या हम इंडियंस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से कहीं कहीं पे जानते हैं। लेकिन ओवरऑल दोनों का मकसद यही है कि हम असल में इंसान के वो डोमेन्स पढ़े जो इसके बायोलॉजिकल बीइंग के बारे में बात करें, जो इसके फिजिकल बीइंग के बारे में बात करें, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
सो हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे डोमेन्स हैं। हमारे पास डोमेन्स में इस ह्यूमन एवोल्यूशन में सिंपल से बहुत सारे अलग अलग सब थीम्स हैं। द मेजर थिंग दैट वी डिस्कस इन हियर इज ह्यूमन एवोल्यूशन। और ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, मैंने कल भी शायद आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि किस हिसाब से ह्यूमन इवोल्यूशन एक डिफरेंट डोमेन था और डिफरेंट डोमेन होके हम उसको किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। असल में ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी या जिसको हम ह्यूमन इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं इंसानों के इवोल्यूशन की। ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स को पढ़ना पड़ता है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि 3 डिफरेंट टर्म्स हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्लिमेटाइजेशन, दूसरा एडाप्टेशन और तीसरा इवोल्यूशन। एक्लिमेटाइजेशन एक सिंपल ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम असल में एक छोटी बहुत चेंज करके ला रहे हैं, इम्यून सिस्टम में चेंज ला रहे हैं, अपनी बॉडी के मैकेनिज्म्स में चेंज ला रहे हैं, टेम्परेरी चेंजेस ला रहे हैं, बहुत ही कम समय के लिए चेंजेस ला रहे हैं, और ये भी टेम्परेरी होती है। इसमें ना ऑर्गन्स चेंज होते हैं, ना ऑर्गन्स में फंक्शनिंग चेंज होती है, नहीं, बस अपने उस मेटाबॉलिज्म में या अपने उस फंक्शनिंग में थोड़ा बहुत हम चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, अगर हम लद्दाख जाएंगे तो वहां पे हाइपोक्सिया हमें देखने को मिलेगा। तो हाइपोक्सिया के खिलाफ हमारी बॉडी इस तरीके से अपनी उस फंक्शनिंग को चेंज करेगी कि हम सांस ज्यादा लेंगे, हमारी हार्ट बीट ज्यादा होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम ले पाए। और कभी कभार यही एक्लिमेटाइजेशन वो लोगों में होती है, लंबे प्रोसेस के लिए जो वो लोग वहां पे रहते हैं, वो लोगों में वो एडाप्टेशन होती है। उनके नोस्ट्रल्स बहुत ही चौड़े होते हैं, उनके जो लंग्स है वो बहुत ब्रॉड्स होते हैं, तो इससे हमें उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, या वेसोडाइलेशन होता है, कभी कभार वेसो कंस्ट्रक्शन होता है। ये सारी चीजें असल में एक्लिमेटाइजेशन के हिसाब से देखी जाती है। और एक्लिमेटाइजेशन मैंने आप लोगों को समझाया एक ऐसा प्रोसेस है जो टेम्परेरी चेंजेस देखने को मिलती है, जहां पे टेम्परेरी चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। दूसरा होता है एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि परमानेंट। यहाँ पे हम अपने आप को इस हिसाब से उस एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, अपने उस एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को अपने आप में इस तरीके से डाल देते हैं कि हम अपने ऑर्गन्स को ही चेंज कर देते हैं, हम अपने फंक्शनिंग को ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि किस हिसाब से हमारे पास जो ये सेम, जब हम यही लद्दाखन पीपल्स की बात करते हैं तो उनके नॉस्ट्रल्स चौड़े हो जाते हैं और वो परमानेंट चौड़े हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जेनेटिक मेकअप में भी आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक ऑर्गन में चेंज देखने को मिलती है। जैसे मैंने बोला था, बतख जब पानी में गया, उसके जो एंशिएंट उसके जो एंसेस्टर्स थे वो जब पानी में चले गए तो उनके पास वेबड फीट्स नहीं थे, नॉर्मल फीट्स थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें वेबड फीट्स देखने को मिली। वो एक इवोल्यूशन था, वो एक एडाप्टेशन थी, जिससे उनके ऑर्गन्स चेंज देखने को मिलते। इसी तरीके से बीक्स में एडाप्टेशन होती है। कल मैंने डार्विन के फिंचेस के बारे में बात की थी, जहाँ पे मैंने बोला कि वहां पे उनके पास अलग अलग किस्म के बीक्स होते हैं, और जब बीक्स अलग अलग किस्म के होते हैं तो हमारे पास अलग अलग एडाप्टेशन हुई है as per the environment, as per the temporary what we call as climatic conditions। ये सारी चीजें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है। फिर आता है तीसरा, ह्यूमन इवोल्यूशन। और ह्यूमन इवोल्यूशन हमें असल में समझाता ये है कि किस इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ह्यूमंस को छोड़ के, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्पीशीज ही कन्वर्ट होते देख रहे हैं। एक्लिमेटाइजेशन में हमने देखा कि बस टेम्परेरी चेंजेस हो रही है, एडाप्टेशन में हमने देखा बस ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि स्पीशीज ही चेंज हो रही है। अगर ये पहले एक चीज था, अब ये दूसरा चीज बन रहा है। अगर ये पहले कबूतर था, अब ये दो बन रहा है। अगर ये पहले कौवा था, तो अब ये दूसरा कोई जानवर बन रहा है। तो ये स्पीशीज चेंज हो रही है, स्पीशीज में फर्क आ रहा है। तो ये होता है इवोल्यूशन। अब इसी इवोल्यूशन को जब हम ह्यूमंस के साथ रिलेट करते हैं, ह्यूमंस के साथ मैच करते हैं, तो
हमारे पास एक पूरा सिस्टम बन जाता है कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर से मैं पहले समझाऊंगा, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म्स को समझना है। एवोल्यूशन या तो स्पीशिएशन से हो सकता है, या तो पैरेललिज्म की वजह से हो सकता है, या तो कन्वर्जेंस की वजह से हो सकता है, या तो एक्सटिंक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें असल में एक हिसाब से एक्ट करती हैं एक प्रोटोकॉल को, एक थाइविंग फोर्स से, जिससे एवोल्यूशन होता है। अब जाकर स्पीशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक स्पीशी अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट होती है, तो वो अलग अलग स्पीशीज बन जाती है। एडाप्टिव रेडिएशन जिनको हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, एक ही चीज अडाप्ट कर देती है डिफरेंट चीजों के बारे में, एक ही स्पीशीज अपने आप को डिफरेंट जगहों में इस्तेमाल करती है। तो ये सारी चीजें असल में हमें समझाती है क्या, कि किस हिसाब से एवोल्यूशन होता है। दूसरा होता है फिर हमारे पास पैरेललिज्म, जिसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस एक ऑर्गेनिज्म की एडाप्टेशंस या उसके कुछ फंक्शनिंग ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर ट्रेट्स तो होते हैं, बट एडाप्टेशन जो हो रही है उनकी इंसिस्टेंट ट्रेट्स में होते हैं, वो ये रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमारे पास स्पाइडर मंकी और गिबन्स के जो मूवमेंट होते हैं उनके हाथों के, वो सेम देखने को मिल रहे हैं, तो वो एक पैरेललिज्म है। उसके बाद कन्वर्जेंस होते हैं, सेम उसके जो ऑर्गन्स हैं उस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं, सिमिलर ट्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन वो आपस में सेम ग्रुप से नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पैरेललिज्म, सॉरी कन्वर्जेंस। तो इसी तरीके से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे, जैसे एक्सटिंक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से एक स्पीशीज खत्म हो जाती है तो दूसरी स्पीशीज उसके जगह पे आ जाती है, दूसरी स्पीशीज उसको रिप्लेस कर देती है। जैसे मैंने आप लोगों को अब आज पढ़ने वाले हैं फॉसिल्स के बारे में। जब ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स पहले आए, उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट किया, उसके बाद फिर होमो हैबिलिस आए, उन्होंने अपने आप से अपने आप को अडॉप्ट किया, फिर वो खत्म हो गए तो होमो इरेक्टस आ गए, होमो इरेक्टस खत्म हो गए तो हमारे पास नींदरथैल्स आ गए, नींदरथैल्स खत्म हो गए, तो इसी तरीके से आगे आगे ये एवोल्यूशन चलता गया। तो ये हमें असल में एवोल्यूशन के बारे में दर्शाता है। अब एवोल्यूशन को समझने के लिए कुछ ऐसी थ्योरीज आई जिससे हम एक ऐसा कंसेप्ट अराइज हुआ कि हाँ ऐसे ये एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हमारे पास लेमार्किज्म, जिसने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की। उससे पहले हमारे पास द थ्योरी ऑफ इटर्नल, द थ्योरी ऑफ, जिसमें हमारे पास बोला जाता है कि गॉड की वजह से जो ये बने, उसके बाद जैसे हमारे पास अलग अलग चीजें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर वेल डिफाइंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझने के लिए या समझाने के लिए थ्योरी आई थी, वो थी लमार्क की। और लमार्क जो हमारे पास थे, उसने उस थ्योरी का नाम लमार्किज्म के नाम से रखा। इसी तरीके से हमारे पास फिर एक और थ्योरी आई जिसको हम डार्विनिज्म बोलते हैं, फिर एक और थ्योरी आई जिसको हम नियो डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लमार्किज्म की। लमार्किज्म ने बेसिकली चार अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बात की। सबसे पहले उसने बोला कि जो ये इंसान है या जो भी ये एनिमल्स है, ये अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। तो एडाप्टेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो एडाप्टेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो इसने बताया कि ये लोग अपने आप को एडाप्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस या एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के लिए। तो वहां पे हमें समझने को मिला कि किस हिसाब से ये जो लमार्क था, इसने चार कंसेप्ट्स के बारे में बात की। एक जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, इसने यार बात की है कि किस हिसाब से अपने आप को एनवायरमेंट में डालना है। दूसरा, कैसे हम यूज एंड डिसयूज थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज एंड डिसयूज थ्योरी का इस्तेमाल करना उसने एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाया। यूज एंड डिसयूज, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसने हमारे पास जिराफ की एग्जांपल रखी। और जिराफ में उसने बोला कि ये एक डियर जैसा कंसेप्ट था, एक जैसे हमारे पास हिरन होती है, जैसे हमारे पास डियर होती है, एक बिल्कुल ऐसा ही एक एनिमल था। और उस एनिमल को फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आया कि आई एम लिविंग इन एन एनवायरनमेंट, मैं उस एनवायरनमेंट में रह रहा हूं जहां पे घास की कमी देखने को मिल रही, जो उसके इर्द नवा में हमारे पास वो जो पेड़ पौधे थे उनके पत्ते खत्म होने लगे।
तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने इस गर्दन को और ज्यादा लंबा करने की कोशिश की। तो जितना वो ऊपर ऊपर चला गया उतना उसकी गर्दन लंबी होती गई। तो ये एक एग्जांपल ने मार्क ने समझाई। दूसरा उसने समझाया कि जो केव फिश हमारे पास है, केव फिश एक ऐसी प्रजाति है जो केव्स में देखने को मिलती है। क्योंकि हमें पता है कि केव्स में बहुत ही कम लाइट होती है, बहुत ही कम सनलाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से वो जो केव फिशेस वहां पे होती हैं वो देख नहीं पाती। तो इसने एग्जाम्पल हमें दिया कि दो इन केव फिशेस के पास आंखें होती है, बट बिकॉज वो उस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो उस जगह में रहते हैं जहां पे उनके पास लाइट ही नहीं है, तो उनकी आंखों का होना कोई भी फायदा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों का जो फंक्शन था देखने का वो खत्म हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल उसने समझाई। इस दो एग्जाम्पल से असल में वो समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि किस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन को या तो यूज या तो डिसयूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें, जो आंखों में हमारे पास साइड में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन असल में रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, जैसे फिशेस में, जैसे हमारे फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। बिकॉज उनकी वजह से उनकी आंखें पूरा वाटर प्रूफ बन जाती है। जब वो वाटर में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, तो उनकी आंखें वाटर प्रूफ बन जाती है। तो उसके लिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब चूंकि इंसान भी उसी प्रजाति से आगे आगे बढ़ता गया, तो कुछ ऐसी चीजें उसके पास रह गई, उसके पास उसके एज अपेंडिक्स हमारे पास जो है वो भी एक ऐसी ही चीज को देखा जाता है, या ईयर पिन्ने हमारे पास है, इनकी कोई फंक्शन ही नहीं रही। तो इसने इस चीज को समझाया कि ये भी एक थ्राइविंग फोर्स है जो हमें समझा रहा है कि किस हिसाब से एडाप्टेशन और एट द सेम टाइम जो आप पर्टिकुलर ऑर्गन को इस्तेमाल या डिसयूज कर रहे हो, either you are using that organ or not using or misusing that organ। या फॉर एग्जांपल उसने हमें समझाया कि जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए चले जाते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आप बार बार उस एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस मसल में आप देखोगे वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल उसने समझाई थी। फिर उसने बोला कि ये जो चीजें हैं ये आगे चली जाती है, ये जो आपके पास ये जो आपके पास जो ये कैरेक्टर्स आ गए, जैसे हिरन के, जिराफ के पास लंबी गर्दन आ गई तो नेक उसका लंबा हो गया, इसी तरीके से केव फिशेस में उसकी आंखें चली गई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी आने वाली प्रजातियों में भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे इसको क्रिटिक किया गया कि जब आप हमें बता रहे हैं कि यूज एंड डिसयूज थ्योरी हम इस्तेमाल अगर करें तो कहीं कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स को ज्यादा इस्तेमाल करने से अगर इंसान हमेशा अपने हाथों को ऐसे ऐसे मूवमेंट करे तो इसका मतलब क्या वो पर बन जाए। तो इसी तरीके से क्या हमारे ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे हम और तेज दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हम हमेशा चलते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आने वाली प्रजातियां डायरेक्टली क्यों नहीं चल रही। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहां पे देखा गया कि ये असल में यूज एंड डिसयूज प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं होता है। बट इसने जो एक वो एक इग्निशन जो क्रिएट की इवोल्यूशन को समझने के लिए, वो बहुत ही लायकार थी, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका एक बहुत बड़ा रोल था हमारे एंथ्रोपोलॉजी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने फिर समझाया कि किस तरीके से एडाप्टेशंस होते हैं और एडाप्टेशंस में ये डिसयूज एंड यूज एंड डिसयूज थ्योरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके हम उसको क्रिटिक किया गया, बोला नहीं आप जो बता रहे हैं वो कैसे हो रहा है। एट द सेम टाइम उसने बोला कि ये कैरेक्टर्स हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिर जाता है, बट इसके पास वो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे ये हमें समझाए कि ये होता कैसे है, how these characters are basically shifted from one generation to another generation। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि ये वाला जो चीज है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से कहां पहुंचता है, कैसे पहुंचता है। बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं थी जिसमें हम जीन्स के बारे में बात करें, क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। फिर आता है हमारे पास डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन जो कि एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे।
अपनी एक बुक में ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज में लिखते हैं, वहां पे उसने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की। वो एक जगह पे गैलापागोस आइलैंड्स में गए थे अपने उस जहाज में जिसका नाम था HMS बीगल। तो वहां पे उसने उस गैलापागोस आइलैंड में समझने की कोशिश की कि असल में वहां पे उसने फिंचेस के मल्टीपल ऑप्शंस देखे, मल्टीपल स्पीशीज देखे। उसने बोला अगर ये एक ही प्रजाति है तो इसके अलग अलग स्पीशीज एक ही जगह में क्यों है, एक ही आइलैंड में क्यों है? क्या वजूहात ऐसे हैं कि एक ही जगह पे, एक ही आइलैंड पे अलग अलग फीचर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं? तो वो एक थाइनिंग फोर्स था जिसकी वजह से फिर उसने फिर माल्थस की थ्योरी को भी देखा, आहिस्ता आहिस्ता और बाकी लिटरेचर को भी देखा। ये सारी चीजें उसने ऐड की गई और फिर उसने एक थ्योरी जो दी उसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म। और डार्विनिज्म कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर उसने दी थी। उसने कुछ ऐसे क्या कहते हैं सब थीम्स दिए थे डार्विनिज्म के, उनके बारे में हम बात करें। पोस्टुलेट्स को जब हम बोलते हैं, पोस्टुलेट्स जो उसने दिए थे, सबसे पहले उसने बोला कि हर एक प्रजाति ओवर प्रोड्यूस करती है। तो पहला जो उसने कंसेप्ट दिया दैट्स ओवर प्रोडक्शन। बोला कि हर एक प्रजाति ओवर प्रोड्यूस करती है, ज्यादा पैदा करती है। तो इससे क्या होता है, फायदा यह है कि ये जो बाकी एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चिड़िया ने 10 अंडे दिए तो 10 अंडे देने से इसको फायदा यह है कि अगर 4 अंडे खराब भी होंगे फिर भी 6 अंडे हैं, और 6 अंडे में से अगर 3 अंडे किसी दूसरे जानवर ने खा भी लिए फिर भी हमारे पास 3 अंडे बचते हैं। चलो बढ़ते गए 3 बच्चों में अब एक बच्चा मर भी गया, तब भी जाके 2 बच्चे बचे। तो अगर जितना आप ओवर प्रोड्यूस करोगे उतने आपके चांसेस बनते हैं आपको ये सस्टेनेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की या सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइफ एग्जाम्पल करने की। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रजाति ज्यादा प्रोड्यूस करती है उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं एक्सटिंक्ट होने के। तो ये था पहला पोस्टुलेट डार्विनिज्म का। दूसरा पोस्टुलेट इसने बोला वेरिएशन, या तीसरा इसने बोला स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो ये सारी चीजें असल वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एक ऐसी टर्म थी, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी, या आपस में उसने क्या कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस आपस में पैदा होती है, इंटरस्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपस में पैदा होती है। ये चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। जब आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास 4 बच्चे हैं, इस चिड़िया के पास 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में से चारों का आपस में एक किस्म का क्या कहते हैं व्हाट आई कॉल दैट, एक जबरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। आपस में ही ये एक दूसरे के कंपटीशन में आएंगे। यस, द कंपटीशन इज द राइट टर्म। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा। अब कंपटीशन जो कि अपने भाइयों के साथ भी है, क्योंकि खाना बहुत कम होता है या आपको ज्यादा मिले इसके लिए आप कंपटीशन में आ जाते हो। दूसरा होता है बाकी स्पीशीज के साथ भी आप कंपटीशन कर रहे हो, बाकी जो स्पीशीज अराउंड में है उनके साथ भी आप कंपटीशन कर रहे हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एक हिरन की, तो हिरन ने 2 बच्चे दिए। अब चूंकि दोनों बच्चों में आपस में लड़ाइयां हो रही है, कंपटीशन हो रहा है दूध पीने के लिए, तो ये हुआ आपस वाला कंपटीशन। फिर इन 2 बच्चों का कंपटीशन चल रहा है बाकी जो अराउंड में स्पीशीज है, शेर है, तेंदुआ है, बाकी जो चीज, उनके साथ भी कंपटीशन चल रहा है। तो इस दौरान ये अपने आप को जितना ज्यादा कंपीट करेंगे उतने चांसेस होते हैं इसको बचने के। जितना इसके पास ज्यादा सर्वाइवल होगा, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। आपस में ये 2 चीजें मिली जुली। तो ये जब फिट होगा तब ही जाके अच्छे से कंपीट कर पाएगा। अब जब ये फिट ही नहीं है तो ऑब्वियसली इसको इग्नोर किया जाएगा, और जब इसको इग्नोर किया जाएगा तो इसके जो ट्रेड्स हैं वो पीछे चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम
डिस्कवरी चैनल में, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखते हैं कि जब हम एनिमल मेटिंग पैटर्न समझते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमेशा मेल्स हैव टू फाइट फर्स्ट। जो मेल फाइट करके जीतेगा उसके बाद उसी को चांसेस दिए जाते हैं मेटिंग करने के। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम बस सरवाइव वही कर पाता है जो फिट है, उसी के जो ट्रेड्स हैं वो आगे चले जाते हैं, बिकॉज ही इज कंप्लीटली फिट फॉर दैट एनवायरमेंट। तो यही एक ऐसा थ्राइविंग फोर्स था जो हमें समझा रहा था, जो हमें ये बता रहा था कि किस हिसाब से इवोल्यूशन हुआ है। जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज यही कंपटीशन बार बार बहुत सालों तक होता गया, तो कुछ कैरेक्टर्स जो इसके बाद, जैसे कोई पूरा फिट हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई, अब जाके इसमें एक ऐसा जानवर था जिसने अपने आप को सर्वाइव किया, तो ही वेरिएशन में उसने हमें समझाया कि कभी कभार वो फैक्टोरियल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, वो एडाप्टेशनल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें उसने हमें समझाई। और फिर बोला कि ये कैरेक्टर्स एडाप्ट हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके पास भी उस टाइम ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस हिसाब से ये चीजें शिफ्ट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस हिसाब से ये सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन उसने टर्म इस्तेमाल की थी, इसलिए हम कभी कभार इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेचर इज सिलेक्टिंग ओनली दोज हु आर फिट फॉर देयर सर्वाइवल। याद रखने की बात यह है कि नेचर बस हमेशा उसको ही चूज करता है जो फिट है, जो कंपीट कर पा रहा है, जो अपने आप को प्रॉपर इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर पा रहा है। दैट्स हाउ यू शुड एक्ट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी में वो एडाप्टेशंस ला रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं और फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो नेचर आपको सिलेक्ट करेगा। अब अगर आपने प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रगल नहीं की एग्जिस्टेंस के लिए, आपके पास वो फिट कैरेक्टर्स नहीं आ पाए, तो नेचर आपको कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बताते हैं। फिर आई एक और थ्योरी जिसको हम बोलते हैं द सिंथेटिक थ्योरी, या कभी कभार नियो डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मेंडल ने इस दौरान ऑलरेडी काम किया था और मेंडल ने हमें ये समझाया था कि किस हिसाब से हमारे पास जो जीन्स होते हैं या जो टेक्टर्म फैक्टर्स उसने इस्तेमाल की थी। तो फैक्टर टर्म जो है, फैक्टर टर्म में उसने समझाया कि ये एक ऐसा चीज है जो हमारी सेल्स के अंदर होता है और यही फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए एक व्हीकल का काम करता है कैरेक्टर्स को शिफ्ट करने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी फैक्टर को चेंज किया गया इनटू द सेगमेंट कॉल्ड जीन। लेकिन उस टाइम उसने फैक्टर्स या जो उसने ग्रेन्यूल्स वगैरह वो जो इस्तेमाल किए थे टर्म्स, वो सारी चीजें असल में समझा रहा था क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में। तो मेंडल ने हमें 3 लॉज के बारे में बात की। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो तीनों लॉज ने असल में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि किस हिसाब से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हेरिडिटी शिफ्ट होती है, मूव करती है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। अब चूंकि डार्विन के टाइम पे ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो ये हमें नहीं बता पाया कि किस हिसाब से ये एडाप्टेशंस, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कैरेक्टर्स, ये जो इसने सारे कैरेक्टर्स गेन किए हैं, ये कैरेक्टर्स आगे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, ही वाज नॉट एबल टू टेल अस दैट। फिर कुछ ऐसे लोग हमारे पास आए जिन्होंने डार्विन की थ्योरी और मेंडल की थ्योरी को आपस में जोड़ने की काम। तो उन्होंने असल में एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया जहां पे उन्होंने डार्विनिज्म के पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करके, फिर मेंडल्स के कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस हिसाब से इवोल्यूशन होता है। और इसी थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन, इसी थ्योरी को हम सिंथेटिक थ्योरी या नियो डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। सो उसके बाद
जब हम आगे चलते हैं तो हम और ज्यादा बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। फिर हमारे पास फॉसिल्स भी आए, उन फॉसिल्स को पढ़ा गया। उन फॉसिल्स के लिए हमारे पास अलग अलग बाकी डोमेन्स इस्तेमाल हो गए, ऑस्टियोलॉजी, आर्कियोलॉजी या सोशल, एनवायरमेंटल, बहुत सारे अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट्स इस्तेमाल हुए। तो एक ऐसा पैराडाइम बना, एक ऐसा व्यू पॉइंट बना कि हमारे पास एक पूरी कहानी बनी इस ह्यूमन इवोल्यूशन की। किस हिसाब से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, कैसे वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, ये सारी चीजें होती गई थी। एक और डोमेन है जहां पे हम ह्यूमन वेरिएशन और एडाप्टेशन को पढ़ते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे भी ह्यूमन वेरिएशन और एडाप्टेशन की बात हो रही है। एडाप्टेशन को समझने से पहले हमें एक्लाइमेटाइजेशन को समझना है। तो जो मैंने समझाया था कि एक शॉर्ट टर्म बायोलॉजिकल चेंज हो रही है, एक टेम्पररी बायोलॉजिकल चेंज हो रही है, उसको हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। और फिर अगर यही एक्लिमेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा चेंज कर रहा है, पूरा का पूरा अपने आप को बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, एक इस ऑर्गन को कन्वर्ट कर चुके हो, तब जाके हम इसको बोलते हैं कि दिस इज एडाप्टेशन। और ह्यूमन वेरिएशन आप देखोगे हर जगह पे देखने को मिलती है, और यही एक पहला थ्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से एंथ्रोपोलॉजी बनी। क्या वजूहात ऐसे हैं कि ह्यूमंस वेरी कर रहे हैं? क्या वजूहात ऐसे हैं कि ह्यूमंस अलग अलग चीजों में देखने को मिल रहे हैं? कहीं पे आप काले इंसान देख रहे हो, कहीं पे सफेद इंसान, कहीं पे गोरे, कहीं पे थोड़े से हरे वगैरह, ये सब चीजें आप देख पा रहे हो कि हाउ इज दिस पॉसिबल। क्या वजूहात ऐसे हैं कि ह्यूमंस कद काट में डिफरेंस दिखा रहे हैं, फिजिकल वेरिएशंस दिखा रहे हैं? ये वेरिएशंस है क्यों? अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझ रहे हैं और वी आर सेइंग कि हम निंदरथल से आगे जाके क्रो-मैग्नन्स बने, फिर होमो सेपियंस बने, तो होमो सेपियंस अगर हम हैं, तो फिर क्या वजूहात ऐसे है जिसकी वजह से अलग अलग किस्म के लोग देखने को मिल रहे हैं या उनके फिजिकल कैरेक्टर्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं? तो यहाँ पे असल में एडाप्टेशन का बड़ा रोल है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं और हम फॉसिल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स में देखा हमने, फिर हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस देखे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस देखे, बहरल गजाली देखे, फिर हमने आगे जाके होमो इरेक्टस देखे। होमो इरेक्टस में भी अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास थे, वो भी हमने देखे। फिर हम आगे जाके देखे कि हम यही इरेक्टस फिर कन्वर्ट होते गए, फिर हमारे पास नीदरथैलेंसिस आ गए। नीदरथैलेंस में भी हमने देखा कि वो अलग अलग, फिर उनमें हमने देखा कि सेपियंस पैदा हो गई। सेपियंस में भी हमने देखा नीदरथैलेंस और सेपियंस एट अ टाइम इस दुनिया पे रहते थे। और फिर हमने देखा कि डिनोसोरियंस आ गए, फिर हमने देखा इसी तरीके से हमने आगे आगे देखा कि क्रो-मैग्नन्स, और लास्ट में हम होमो सेपियंस पे पहुंचे। इस दौरान भी हमने बहुत जगहों पे देखा कि हाँ, मल्टीपल स्पीशीज देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि इंसान एक ही स्पीशी है, होमो सेपियंस सेपियंस, लेकिन इसके आउटर चीजों में फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज, जैसे जेनेटिक का एक और योगदान होता है, जीन्स एक पर्टिकुलर इंसान होते हैं, वो पर्टिकुलर जगह पे उसी हिसाब के जेनेटिक पूल में वो जब रहता है तो उसी हिसाब से वो बनता है। तो हमने देखा जब इरेक्टस ने शिफ्ट किया फ्रॉम अफ्रीका टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो यूरोप गया, वो चाइना गया, तो उसके कुछ स्पीशीज, कुछ पोर्शन चाइना में रहे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहे, कुछ यूरोप में रहे, और उन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से अडॉप्ट किया और इवॉल्व किया। तो जब हम पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं और पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ही हमारे पास अलग अलग किस्म के वेरिएबल्स आते हैं। जैसे जो लोग इक्वेटर के नजदीक में रहते हैं, उन्होंने वही वाले कैरेक्टर्स अडॉप्ट किए जिनकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे थे उस हार्श क्लाइमेट में। जैसे फॉर एग्जांपल उन लोगों ने मेलानिन पिगमेंट वाले अडॉप्टेशंस की, उन्होंने वो वाले जीन सिलेक्ट किए, या नेचर ने वो वाले जीन सिलेक्ट किए जो उनको प्रॉपर तरीके से मेलानिन पिगमेंट क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से उनके बॉडीज प्रॉपर तरीके से वेल बिल्ड हो गई, प्रॉपर तरीके से वो सेटअप होते गए। इसी तरीके से आप देखोगे हम आहिस्ता आहिस्ता जब कोल्ड क्लाइमेट्स में चले जाते हैं तो उन लोगों की
एडाप्टेशंस में आप देखोगे हाइपोक्सिया, उनके वेसोडाइलेशंस होते हैं, उसके नॉस्ट्रल्स बड़े होते हैं, उनके हमारे पास लंग्स बड़े होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो ये हमें असल में वेरिएशंस का एक वो थ्राइविंग फोर्स समझा रहा है, जहां पे हम समझ रहे हैं कि किस हिसाब से एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी हम एक थ्राइविंग फोर्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जीन्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, डीएनए का इसमें योगदान है, एनवायरनमेंट का इसमें योगदान है, इसमें कल्चरल चेंजेस का योगदान है, बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन वेरिएशंस को दर्शाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन एडेप्टेशंस को दर्शाती हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स, जो कि मैंने कल भी बोला था, ग्रीक वर्ड से बना है जेन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, किसी चीज में बनना, एक ग्रीक वर्ड से बना है। और ये साइंस हमें समझा रहा है असल में कि किस तरह से इंसान जेनेटिक मेकअप में फिर एक इंसान पैदा होता है। जैसे हमें समझ आता है कि किस हिसाब से एक कैरेक्टर दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है, या एक कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में चला जाता है। ये सारी चीजें हम जीन्स के बारे में, हम कंसेप्ट ऑफ जीन के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं, हम हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं, टेक्सोनोमी के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें हम ह्यूमन जेनेटिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, जो डीएनए का मॉडल दिया था, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, वो हमें एक थ्राइविंग फोर्स था, जिसकी वजह से जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज पैदा हुई। हमारे पास एक ऐसा व्यू पॉइंट बना कि किस हिसाब से ये जेनेटिक मेकअप इंसान की एक प्रजाति से लेकर दूसरी प्रजाति में डिफर करता है, किस हिसाब से एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में ये शिफ्ट होता है, किस हिसाब से एक पेयर इसका पापा के थ्रू आता है और दूसरा पेयर मामा के थ्रू आता है। तो ये सारी चीजें असल में हमें समझ आई जब हमने ये 1953 में जब वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आया, तो उन्होंने समझाया कि जीन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, जो एक पर्टिकुलर ट्रेड बनाता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बनाता है। और इस चीज को समझते समझते हम ये समझ गए कि किस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन, इस इंसान के जो फिजिकल बीइंग के जो इंफॉर्मेशंस है, इस इंसान के सारी जो कैरेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी चीजें असल में बनती है एक डीएनए मॉलिक्यूल से। इसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेट अवेलेबल होता है डीएनए में, और ये सारी चीजें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जेनेटिक्स में हम जीन्स पढ़ते हैं, हम बेसिस के बारे में बात करते हैं, हम बेस पेयर्स के बारे में बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में बात करते हैं, हम क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ते हैं क्रोमोसोम को। तो इस ह्यूमन जेनेटिक्स में वॉटसन और क्रिक का और मेंडल का बहुत बड़ा योगदान था। तो मेंडल ने जब हमें समझाया कि किस हिसाब से हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, एक कैरेक्टर उसने, एक थ्योरी उसने दी थी, जहां पे उसने समझाया कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं, एक एलील जो आपकी पापा से आता है और दूसरा एलील जो आपकी मम्मा से आता है। क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था, ह्यूमंस के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो पेयर मींस हम डबल की बात करें, तो टोटल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसको हम डिप्लॉयड की बात करते हैं। तो ये डिप्लॉयड सेल्स हर जगह बॉडी में देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसा सेल हमारे पास होता है जो हैप्लॉयड होता है, वो होते हैं हमारे स्पर्म्स मेल्स में, और एग्स होते हैं फीमेल्स में। दो किस्म के डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो एक सेल को दो इक्वल काइंड ऑफ सेल्स में डिवाइड करता है। अगर उसका मदर सेल 2n था, उसमें 46 क्रोमोसोम्स थे,
तो जो उसके दो सेल्स बनेंगे उन दोनों में अलग अलग जगह पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो सेम सेल्स ऐसे ही होंगे जैसे वो उसकी मदर सेल थी। तो डॉटर सेल्स एंड मदर सेल्स आर सेम। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस का जो टर्म है ये असल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है बाय 2। बिकॉज ये भी दो सेल्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन हाफ इसमें चला जाता है, हाफ उसमें चला जाता है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एग्जांपलीफाई करूं। अगर एक इंसान के पास 10 कनाल का जमीन है, 10 एकड़ का जमीन है, उसके दो बच्चे हैं, वो चाहता है कि जितना जमीन मेरे पास था मेरे बच्चों के पास भी उतना ही जमीन होना चाहिए। तो इस इंसान के पास 10 एकड़ का जमीन था, इसने और 10 एकड़ खरीद लिए, तब जाके एक बच्चे को 10 दिए, दूसरे बच्चे को 10 दिए। दैट मीन्स जितना पेरेंट के पास था 10 एकड़ का जमीन, अब एक बच्चे के पास भी 10 एकड़ है, दूसरे बच्चे के पास भी 10 एकड़ है। तो दे वर सेम इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जाके दूसरा बाप है, उसके भी दो बेटे हैं, इसके पास भी 10 एकड़ का जमीन है, और इन 10 एकड़ में से ये 5 एकड़ एक को दे रहे हैं, 5 एकड़ दूसरे को दे रहे हैं। तो यहां पे पापा के पास थे 10 एकड़, दैट मींस मदर सेल के पास थे 2n 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जो डॉटर सेल्स बन रही उनमें 5 और 5 दैट मींस 23 एंड 23 पेयर नहीं, 23 एंड 23, सो हाफ हो रहा है। और यही सेल्स आगे जाके फिर बनती है हमारे स्पर्म्स या एग्स, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं और oogenesis के थ्रू बनते हैं। तो ये है हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस। अब जब मियोसिस एक पेरेंट में हुआ, क्योंकि शादी के समय पे मेल और फीमेल होते हैं, तो मेटिंग हुई, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, फीमेल में oogenesis हुई, वहां पे एग्स बने, वो भी 23 पेयर 23 क्रोमोसोम्स रखते हैं एक एग, और एक स्पर्म वो भी रखता है 23 क्रोमोसोम्स। अब चूंकि मेटिंग के बाद स्पर्म आया, एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुई, एग में थे ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम्स और स्पर्म में भी थे 23 क्रोमोसोम्स। तो ये आपस में फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से टोटल सेल जो बनेगी, अब फर्टिलाइजेशन से जो सेल बनेगी उसके होंगे 46 क्रोमोसोम्स। और 46 क्रोमोसोम्स का मतलब एक वेल बिल्डेड सेल है। अब जाके इसमें होगा माइटोसिस। तो ये 46 सेल फिर से डिवाइड होंगी दो सेल्स में, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। वो दो सेल्स और चीजों में डिवाइड होती जाएंगी, उसमें और 46 क्रोमोसोम्स। तो इससे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट बन जाता है, जहां पे हम इंसानों को और ज्यादा सेल में देखने की कोशिश करें कि ये जो बच्चा बन रहा है अभी 46 क्रोमोसोम वाला सेट बन रहा है, लेकिन इस बच्चे में हाफ पोर्शन उसके पापा से आया और हाफ पोर्शन उसकी मम्मा से आया। तो यहां पे चूंकि अब हमारे पास एक क्रोमोसोम में पेयर है, इस क्रोमोसोम 1 पे हमारे पास एक कैरेक्टर है हमारे बालों का, एग्जांपल दे दो। तो ये वाला जो पापा वाला पोर्शन था उस पे भी बालों वाला कैरेक्टर है, जो मम्मा वाला सेट आया था उस पे भी बालों वाला कैरेक्टर। अब जाके इन दोनों कैरेक्टर्स में हमें देखना है कि डोमिनेंट कौन रहेगा। क्या पापा वाला से जो आएगा वही डोमिनेंट रहेगा, या मम्मा वाले से जो आएगा वही डोमिनेंट रहेगा। तीन ऑप्शंस हो सकती है, या तो पापा वाला डोमिनेंट रहेगा, मम्मा वाला रिसेसिव रहेगा, छुप करके रहेगा, वो अपने कैरेक्टर को नहीं दिखाएगा। याद रखने की बात है, जब भी हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट के सामने हो, वो कभी भी तब तक अपने आप को नहीं दिखाएगा जब तक कि दोनों जगहों पे दोनों एलील्स रिसेसिव ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसेसिव तब तक अपने आप को नहीं दिखाता है जब तक उसके पास दोनों एलील्स रिसेसिव ना हो। और once there is a dominant character in front, there is a dominant allele in front, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो यहां पे पंगा होता है कि डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को दिखाने नहीं देता,
वो उसको बोल रहे हैं रिसेसिव करता है, डोमिनेट करता है, छुपा के रखता है। तो मम्मा वाला कैरेक्टर डोमिनेंट था, पापा वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। तो जैसे बाल मम्मा के होंगे वैसे ही बाल इस बच्चे में देखने को मिलेंगे। कभी कभार क्या होता है, दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, पापा का भी और मम्मा का भी, तो वो डोमिनेंट ही रहेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर्स दोनों से आ रहे हैं, मम्मा के साइड से भी रिसेसिव आ रहा है, पापा के साइड से भी रिसेसिव आ रहा है। तो इसकी वजह से अब जाके हमारे पास जो कैरेक्टर सामने आएगा वो रिसेसिव रहेगा। वो वाला कैरेक्टर होगा जो सामने वाले जनरेशन में शायद ही देखने को मिला था। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात होती है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि हर एक एलील सेग्रीगेट होता है वंस दे आर बीइंग डिफरेंशिएटेड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है, वो अलग अलग सॉर्टिंग हो रही है जब वो प्लेट में आ जाते हैं। ये एक सेल में एक तरीके से असॉर्ट होंगे, दूसरे सेल में दूसरे तरीके से असॉर्ट होंगे, तो हर सेल में अलग अलग किस्म के असॉर्टमेंट्स होते हैं। तो ये हम आगे जाके इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। ये चीजें हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असल में हम इंसानों के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां पे हम समझते हैं कि ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है। ग्रोथ मींस बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, जैसे हम फॉर एग्जांपल प्रीनेटल ग्रोथ, पोस्ट नेटल ग्रोथ की बात करते हैं। फिर हम स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। वहां पे हमने देखा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, फिर सेनेसेंस वगैरह, ये सब चले जाते हैं। इसी तरह आप देखो फीटल, ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है। तो समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंसानों के ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि अभी एक सेल जो फर्टिलाइज हुई, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल के 2 सेल्स बने, 2 के 4 बने, 4 के 8 बने, 8 के 32 बने। इसी तरह 16 से 32, 32 से फिर 64, 64 से 128, 120 से आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर रहा है। तो ये जो जाइगोट बना था, ये जो फीटस बना था, ये ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी तो ग्रो हो रहा है ना। इस चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जहां पे हम समझ चुके कि किस हिसाब से मॉडर्न अप्रोच जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के है, जहां पे हम डीएनए एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम समझ रहे हैं कि वीएनटीआरस क्या होते हैं, जहां पे हम क्रोमोसोम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिकली हम इंसानों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेटिक एनालिसिस की जाती है, डीएनए एनालिसिस की जाती है, इवोल्यूशन में डीएनए का क्या रोल है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है सोमेटोस्कोपी, या एक होता है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ने के लिए, जहां पे हम इंसानों के इस्तेमाल में वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। हमारे पास एंथ्रोपोमीटर होता है, हमारे पास कैलिपर्स होते हैं, हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड होती है, हमारे पास बहुत सारे स्टिंग मेजरमेंट्स वगैरह, वो सब चीजें हम देख पाते हैं, जिससे हम क्रेनियल कैपेसिटी देख पा रहे हैं, जिससे हम बून्स को मेट पा रहे हैं, जैसे बून ब्लॉक को देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द बून को पढ़ सकते हैं। हर एक चीज को हम मेजर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन सेट सामने आ पा रहा है। तो ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ लेते हैं, और ये भी हमारे कुछ मेथड्स हैं। दूसरा होता है सोमेटोस्कोपी। सोमेटोस्कोपी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा कंसेप्ट है, जहां पे हम इंसानों के फिजिक के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम इंसानों को नेकेड विजिबल तरीके से देख पा रहे हैं कि सामने से ही उसके फिजिकल अपीयरेंस से ही उसके फिजिक के बारे में बता रहे हैं। क्या ये मीजोमॉर्फ है, क्या ये एंडोमॉर्फ है, क्या ये एक्टोमॉर्फ है। इसकी जो मॉर्फ मींस ओवरऑल इसका फिजिक जो है, जो कैरेक्टर है, वो कैसा है, क्या ये चौड़ा है, क्या ये लंबा है, क्या मसला है, व्हाट्स द रीजन। इसके फैट लेवल को पढ़ते हैं, इसके मस्कुलर लेवल को पढ़ा जाता है, इसके हाइट को पढ़ा जाता है, इसके बीएमआई को देखा जाता है। ये सारी चीजें हम सोमेटोस्कोपी में पढ़ते हैं। दूसरा आता है सीरोलॉजी, जो कि हमें ब्लड के साथ बात करते हैं। हम ब्लड की बात करते हैं, जैसे मैंने कल समझाया था, एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारे पास, आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप्स है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक्स जो कि हमारे पास डर्म मीन स्किन, जो कि हमारे पास डर्मिस से निकला है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर पाते हैं कि किस हिसाब से ये
dermatoglyphs जो है, how it's being acted, how it's being used, how it's being what we call as portrayed, how we can understand the different patterns of people, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हम अलग अलग किस्म की जो ग्राफिक्स बने हुए हैं हमारे हाथों में, जो अलग अलग डिजाइन होते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लूप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आर्च होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ के इंसान के अलग अलग आइडेंटिटीज को पेश कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आधार बेस्ड जो आजकल सिस्टम आया है, वो एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है डर्मेटोग्राफिक्स का। यहाँ पे हम उनके डर्मिस को या डर्मेटोग्राफिक्स को पढ़ के, या फॉरेंसिक साइंस में आप देखोगे हम फिंगरप्रिंट्स को पढ़ते हैं, फिंगरप्रिंट्स को देख के फिर हम उस क्राइम को या जो क्रिमिनल जो भी है, जो वो क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमें डर्मेटोग्राफिक्स में पढ़ी जा सकती है। उसके बारे में कल हमने समझाया था कि पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए लेवल में कैसे होता है, किस तरीके से मल्टीपल एलील्स हमारे पास सामने होती है, किस तरीके से हमारे पास मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, किस किस्म से हमारे पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल एलील्स अवेलेबल होते हैं, ये हमने कल समझने की कोशिश की। उसके बाद अब रही बात मेथड्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन एक तो हम फॉसिल्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉसिल जो जमीन से निकल के आते हैं, वहां पे हम उन लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें, जैसे हम इरेक्टस की बात करें, जैसे हम नीदरथैलेंसिस की बात करें, तो फॉसिल्स को देख देख के हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे प्राइमेट्स हैं, जिसमें हमारे पास चिंपैंजीज हैं, जिसमें हमारे पास बाकी रेस्ट ऑफ द प्राइमेट्स हैं, जैसे गोरिल्लास है, जैसे बाकी एप्स हैं, उनके साथ एक कंपैरेटिव एनाटॉमी या कंपैरेटिव एनालिसिस को देखा जाता है, कंपैरेटिव चीजों को देखा जाता है। तो जहां पे हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यार देखो, फॉर एग्जांपल हमारे हाथों का मूवमेंट बिल्कुल उनके साथ हो रहा है, हमारे चलने का जो मूवमेंट है थोड़ा बहुत उनके साथ मूव कर, उनकी ऑस्टियोलॉजी को देख के, हमारी ऑस्टियोलॉजी को देख के एक ऐसी कंपैरेटिव एनालिसिस कर पा रहे हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ, इसके बोन्स, इसके फीमर बोन और उसकी फीमर बोन बहुत ज्यादा मिल रही है, इसकी फीमर बोन्स और उसके फीमर बोन्स पर ग्रेटर ट्रोकेंटर हो, लेसर ट्रोकेंटर हो, वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसी तरीके से इसके जो हाथों का जो ग्रास्पिंग टेक्निक है, वो हाथ वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं, जहां पे हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं। वी आर हैविंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, जहां पे हम सामने एप्स को रखेंगे, फॉसिल्स को रखेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल सामने चिंपैंजी को भी रखोगे, सामने आप ऑस्ट्रेलोपिथेसीन को भी रखोगे, और सामने आप ह्यूमंस को भी रखोगे, you will see there the australopithecine looks like it's a middle kind of a structure that relates towards chimpanzees at the same time but also relates to the humans at the same time। तो जिससे एक ऐसी एनालिसिस क्रिएट की जा सकती है कि जब हमारे पूर्वज थे, शायद वो प्राइमेट से ही निकले, शायद वो इनके साथ भी कुछ रिलेशन रखते हैं। इसी तरीके से कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करते हैं। एम्ब्रियो की जब हम बात करते हैं, तो हमारे ह्यूमंस के जो एम्ब्रियोज होती है, ऑन्टोलॉजी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पे हमने देखा कि जो भी हमारे पास वो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे एम्ब्रियोज में देखने को मिल सकती है। हमारे जो एम्ब्रियोज हैं बाकी एम्ब्रियोज के साथ कैसे मिले जुले होते हैं, हमारे एम्ब्रियोज और चिंपैंजीज के एम्ब्रियोज बिल्कुल सेम होते हैं, हमारे एम्ब्रियोज इवन मैमल्स के साथ भी मिलते हैं, हमारे एम्ब्रियोज इवन रेप्टाइल्स के साथ भी कभी कभार मिलते हैं। तो ये हमें एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझा रहा है, ये हमें उस इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी को समझा रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें समझा या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमारे पास पेलियोंटोलॉजी की बात है, इसके बाद हमारे पास पेलियोएंथ्रोपोलॉजी की बात है, जहां पे हम लोगों को पास्ट के फॉसिल्स के साथ मैच कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों के फॉसिल्स या लोगों के कंपैरिजंस हमारे प्राइमेट्स या बाकी चीजों के साथ कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं डेटिंग मेथड्स। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए।
हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, और उन फॉसिल्स को या उन आर्टिफैक्ट्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम बीइंग ऑफ दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस की बात करते हैं, वी से दे आर 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक, एग्जांपल की मैं बात करूं, वो यहाँ पे 4.6 बिलियन ईयर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, या 3 वो ऑल पिलियोसीन में अवेलेबल थे, प्लेस्टोसीन में अवेलेबल थे। तो उससे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट क्रिएट होता है कि कितना टाइम हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस को हम इसलिए सबसे पहले रखते हैं बिकॉज डेटिंग मेथड्स के थ्रू वो पहले आ जाते हैं। तो डेटिंग मेथड्स में हमारे पास रिलेटिव डेटिंग होती है, हमारे पास एब्सोल्यूट डेटिंग होती है। एब्सोल्यूट मींस वो प्रॉपर डिफाइंड टर्म में हमें बताता है कि ये इतने टाइम का पुराना है। दूसरा होता है रिलेटिव डेटिंग, हम किसी चीज को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, जितना ये पुराना है उतना ये भी पुराना है। तो ये दो अलग किस्म की डेटिंग टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, आर्गन का पोटेशियम आर्गन डेटिंग है, थर्मोल्यूमिनेसेंस है, इसी तरीके से कार्बन 14 डेटिंग है, बहुत सारे डेटिंग मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। तो जब भी हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, जब भी हम ह्यूमंस को समझ रहे हैं, इसके इवोल्यूशन को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जहन में रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखोगे, ऑस्टियोलॉजी को देखोगे कि किस तरीके से हम उनको बाकी चीजों के साथ मैच कर सकते हैं। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को देखेंगे कि किस हिसाब से उनके एम्ब्रियोज आपस में मैच हो रहे हैं। उसके साथ साथ पेलियोंटोलॉजी की बात करोगे, उसके साथ साथ डेटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन पेश करोगे। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे स्पीशीज का, ये कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल होमो इरेक्टस हमने देखा अफ्रीका में भी था, लेकिन रेस्ट ऑफ द एरियाज में भी देखने को मिला। सो ही वाज द गाय हु माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू द रेस्ट ऑफ द एरियाज। बट अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस की बात करें, अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें, तो वो बस अफ्रीकन एरियाज में ही पाए गए, बाकी एरियाज में वो नहीं देखने को मिले। तो इससे भी हमारे पास एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि जो एवोल्यूशन हुआ है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका एंड देन इट गोज इनटू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये बाकी एरियाज में चला गया। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका एंड देन इट गोज टू द अदर एरियाज। तो ये हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में। फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इनकी डीएनए एनालिसिस करते हैं, हम इनके प्रॉपर मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जीन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्रोमोसोम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे रिसेंटली डेनिसोवियंस के बारे में बात हुई, तो रिसेंटली क्या कहते हैं, देखा गया कि जो डीएनए है हमारे पास, नीदरलैंड डीएनए भी अवेलेबल है, कितना परसेंट डीएनए अवेलेबल इस पर्टिकुलर स्पीशीज में है उसके बारे में देखा गया। या डीएनए के लिए हम आपस में कंपैरिजन कितना क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज और ह्यूमंस में 98.5% डीएनए मिल रहा है। Only 2.5% of the DNA changed the entire fraternity of humans from the entire chimpanzees. तो असल में ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन इस हिसाब से पेश कर रही है कि कैसे ये सारी चीजें हो रही। फिर आता है हमारे पास रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये आपस में कैसे जुड़े हैं और इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेस का आपस में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की, हम इंसानों की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम बाकी बायोलॉजिकल कांसेप्ट्स के साथ रिलेट हो रहे हैं। जैसे हम केमिकल साइंसेस के साथ, हम अभी मैंने बात की थी कि ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम डेटिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल्स का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से अर्थ साइंसेस में, बिकॉज हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं, हम एट द सेम टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, बिकॉज फॉसिल्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम इस इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्थ साइंसेस के साथ भी हम जियोलॉजी जियोग्राफी के साथ भी अटैच हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हेल्थ साइंसेस के साथ भी रिलेट हो रहे हैं। अभी हम एंथ्रोपोमेट्री की बात कर रहे थे, अभी हम फिजिक की बात कर रहे थे, अभी हम डीएनए क्रोमोसोमल एबरेशंस की बात करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेल्थ साइंसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम मेडिकल साइंसेस की भी बात कर रहे हैं, हम टर्नर सिंड्रोम की भी बात कर रहे हैं, हम क्लिनफिंगर सिंड्रोम की भी बात कर रहे हैं, हम बीएमआईज की भी बात कर रहे हैं, कहाँ किस तरीके से इंसान की मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कहाँ पे डिजीजेस हो सकती है।
हम एपिडेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इंसानों के तिब्बी एरियाज में भी हम एडजस्ट हो पा रहे हैं, वहाँ पे भी हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आईसीएमआर में आप देखिए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी चले जाते हैं, हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जाते हुए, केमिकल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी का केमिकल साइंसेज का भी एंथ्रोपोलॉजी में बड़ा योगदान है। इसी तरीके से अर्थ साइंसेज का भी योगदान है, स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा है, तो वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा हम किस तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, वो डेटा को कैसे हम एनालाइज कर पाते हैं, उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, न्यूट्रिशन जो मैंने अभी बात की थी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कैसे इंक्रीज होती जाती है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कैसे हमारे पास फॉरेंसिक्स में इस्तेमाल होता है, तो ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आने वाले क्लासेस में। क्योंकि आज हम इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाए, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले क्लासेस में हम इसको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें। सो आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप इस क्लास में आए, आपने ये BANC 132 के बारे में समझने की कोशिश की। धन्यवाद।